देखिए, लोग कहते हैं कि हमें संपत्ति चाहिए। संपत्ति की डेफिनेशन क्या है? संपत्ति की डेफिनेशन बड़ी सीमित रखी है लोगों ने। रुपये, कैश मनी, ऑर्नामेंट, डायमंड और ज़मीन या मकान, इसको संपत्ति कहते हैं। लेकिन ये संपत्ति कभी कभी बेकार हो जाती है, होते हुए भी काम नहीं आती है। वास्तविक संपत्ति क्या है? ज्ञान और हेल्थ। ये दो चीज़ अगर कोई इंसान के पास है तो ही उसका जीवन सुखी और सुंदर बन सकता है। तो इंसान ने बाकी संपत्ति के साथ ये दो विशेष संपत्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे लोकमान्य तिलक कहते हैं, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं प्राप्त करके रहूँगा। तो मैं कहता हूँ, स्वास्थ्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा। तो स्वास्थ्य प्राप्त करना है। क्यों प्राप्त करना है? क्योंकि कोई भी इंसान स्वस्थ नहीं है, कोई ना कोई हिस्सा उसका रुग्ण है। किसका शरीर बीमार है तो शरीर का कोई हिस्सा बीमार है, किसका मन बीमार है, या कोई ना कोई प्रकार की बीमारी इंसान के साथ चल रही है। उससे मुक्ति पाने के लिए मेहनत करनी है, प्रयत्न करना है, पुरुषार्थ करना है। तो इसका मतलब क्या होता है? हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन गलत है। हेल्थ इज वेल्थ नहीं है, हेल्थ इज मोर देन वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ होता तो धीरूभाई 10 साल रुक जाते थे, अभी जाने की ज़रूरत नहीं थी। वेल्थ यानी प्रॉपर्टी बहुत थी, लेकिन हेल्थ को उस प्रॉपर्टी से खरीद सकते नहीं है, क्योंकि हेल्थ एक ऐसी संपत्ति है जिसे कोई खरीद नहीं सकता है, लेकिन प्राप्त कर सकता है। प्राप्त होती है हेल्थ रूपी संपत्ति प्रयत्न से, विशेष तरीके से, पुरुषार्थ से। टाइम इज मनी। टाइम इज मनी। पैसा समय है? बिल्कुल नहीं। अगर टाइम इज मनी हो तो बुढ़ा आदमी जवान हो जाएगा, कॉलेज में जाएगा, क्या होगा? मुसीबत। टाइम इज मनी नहीं है। कोई भी आदमी अगर 60 साल का है तो पैसा खर्चा करके 18 साल का कभी नहीं हो सकता है। टाइम इज मोर देन मनी। इसलिए जिस समय जो काम करना है वही करना चाहिए। समय चूक गए तो गए। लोग क्या सोचते हैं, ठीक है, यहाँ सूचक हॉस्पिटल जाते हैं, बड़ी अच्छी चीज़ सीखते हैं, पता है कभी करेंगे, कल करेंगे। आज यहाँ सीख के जाओगे, मन में निश्चय करोगे कल करना है, फिर कल निश्चय करोगे कल करना है, फिर कल निश्चय करोगे कल करना है। वो कल कब आएगी? वो कल कभी होती ही नहीं है। रोज कल के ऊपर टालते जाते हैं, समय कटते जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? लोग सोचते हैं ठीक है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों कर। जल्दी जल्दी क्यों करता है जब जीना है बरसों? तो सोचते ठीक है, बहुत लंबी आयु है, पता है आप लोगों को बहुत लंबी आयु है, जल्दी नहीं है, करेंगे कभी। तो बाकी सब कामों को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जैसे कि आपकी लाइफ में खाना बहुत इम्पोर्टेंट है, सोना बहुत इम्पोर्टेंट है, पिकनिक में जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, सारी सीरियल देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बिना तो चलेगा ही नहीं, वेरी इम्पोर्टेंट। ऐसे इम्पोर्टेंट काम छोड़ के ऐसे हेल्थ को प्राप्त करने के फालतू काम करने चाहिए या नहीं चाहिए? तो ऐसे इम्पोर्टेंट काम छोड़कर ये हेल्थ का काम करना, ये कोई अक्लमंदी नहीं है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन एक बार अगर आप स्वास्थ्य को चख लो, स्वास्थ्य क्या है आपको पता चल जाए, तो बीमार रहना कभी आपको मजा नहीं आएगा। जो लोग कुछ नहीं करते हैं इसलिए नहीं करते हैं, उन्होंने परम स्वास्थ्य का अनुभव नहीं किया है। परम स्वास्थ्य वो होता है जहां आपका शरीर बिल्कुल शांत है,
मन बिल्कुल शांत है, शरीर के कोई हिस्से में दर्द नहीं है, रोग नहीं है, पीड़ा नहीं है, जकड़न नहीं है, अकड़न नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसी हल्केपन की, लाइटनेस की, परम स्वास्थ्य की अनुभूति अगर हो जाए तो थोड़ी भी बीमारी होने पर आप चिंतित हो जाएंगे किस तरह इससे मुक्त होना है। अगर एक इंसान के पास बहुत पैसा था और चले गया समझो, लेकिन उसका मन स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, हौसला बुलंद है, फिर मेहनत करके वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक रुग्ण आदमी है, फिर कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। आज समाज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है वृद्ध लोगों का, वरिष्ठ नागरिक। कहने के लिए है वरिष्ठ यानी कि बड़े, लेकिन मानते नहीं है, इज्जत नहीं करते हैं। कारण क्या है? ये सभी वरिष्ठ नागरिक जो है, वृद्ध है, ये मन से भी वृद्ध है, तन से भी वृद्ध है, ये बोझा बन जाते हैं। इसलिए कोई भी बुढ़े आदमी को चाहता नहीं है। कोई भी जवान देखो बुढ़े के साथ चलना नहीं चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा? उसको लगता है अरे मैं बुढ़े के साथ क्यों चलूं, ओल्ड लोगों के साथ क्यों चलूं मैं। क्योंकि वृद्धत्व में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्वास्थ्य का। वृद्धत्व में बीमारी आती है, घर के लोग परेशान कि अब इसको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, चेकअप को ले जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। बुढ़ा आदमी यानी बोझा। ऐसा बोझा न बनो, इसके लिए कुछ करो। अगर आप फिट हो गए तो कोई ना कोई फैमिली का काम कर पाएंगे। अगर काम कर पाएंगे तो आप बोझा नहीं है, लोग फैमिली मेंबर खुद ही आपको चाहेंगे। इसलिए ये जो टेक्निक ऐसे सिखाई जा रही है आज कि ओल्ड से ओल्ड आदमी इसको प्रैक्टिस करे तो वो जवान आदमी जैसा फिट हो जाएगा और सारे काम कर पाएगा। 4 या 10 माला चढ़ना मामूली बात हो जाएगी, खाया पिया हजम करना मामूली बात हो जाएगी, फास्ट चलना मामूली बात हो जाएगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप मुझे गारंटी दीजिए कि आप इसको 100 दिन तक प्रैक्टिस करेंगे। 30 दिन के अंदर, 30 दिन की प्रैक्टिस के अंदर आप 10 माला चढ़ोगे तो हाफोगे नहीं, हाफ नहीं चढ़ेगी आपको। 10 माला चढ़ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो ना, सुनने से कुछ नहीं होता है। इसलिए अगर एक एजेड इंसान भी इसका अभ्यास करना शुरू कर दे तो वो भी एकदम फिट हो जाएंगे। जो फिट है वो फिट रहेंगे और जो फिट नहीं है वो फिट हो जाएंगे। तो लेसन 1 में हमने देखा था हेल्थ के बारे में। हेल्थ क्या है? 5 प्रकार का स्वास्थ्य होता है। एक है शारीरिक स्वास्थ्य, यानी कि फिजिकल फिटनेस। जैसे कि सलमान खान का एग्जाम्पल है हॉलीवुड बॉलीवुड के अंदर फिजिकल फिटनेस का। लेकिन दूसरा स्वास्थ्य है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, किसी से भी झगड़ा करता है, एक्सीडेंट कर देता है, प्रॉब्लम होता है। तो शारीरिक स्तर पे वो स्वस्थ है, मानसिक स्तर पे स्वस्थ नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट लोग मेंटली हेल्दी होते हैं लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है, सुबह का खाया शाम तक नहीं पचता है। तो शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ होना चाहिए। तीसरा है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ यानी समाज में आपकी कीमत क्या है। क्या आप निकलते हो तो कोई आपको पूछता है या नहीं? कोई इंसान ऐसा होता है कि उसे कोई रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, पूछते नहीं है, तो वो अपने आप को बीमार महसूस करने लगते हैं, अपने आप में बीमार होना शुरू हो जाते हैं। चौथा है फाइनेंशियल हेल्थ और 5वां है स्पिरिचुअल हेल्थ। ये पांचों हेल्थ के बारे में मैंने डिटेल सिखाया था। आज उसकी चर्चा न करते हुए हम लोग आगे जाएंगे। आज हम लोगों ने देखना है कि शरीर के स्वास्थ्य का आधार क्या है। शरीर के स्वास्थ्य के आधार के ऊपर समझने के पहले हम ये देखेंगे कि ये शरीर
किस तरह बना है। ये शरीर पंच महाभूतों से बना है और ये जगत भी पंच महाभूतों से बना है। अगर पंच महाभूतों का शरीर के अंदर संतुलन है तो शरीर रूपी दुनिया का कारोबार ठीक चलेगा, और प्रकृति के अंदर पंच महाभूतों का संतुलन है तो प्रकृति में सब बैलेंस में रहता है। उदाहरण के तौर पे पृथ्वी तत्व का असंतुलन होने से धरती कंप होता है, अर्थक्वेक होता है। शरीर में अगर पृथ्वी तत्व का संतुलन होगा तो हड्डी और मांसपेशी की यानी कि मसल्स की बीमारी होगी। बाहर अगर बहुत पानी गिरता है तो सब पानी पानी हो जाता है प्रकृति में जल तत्व के असंतुलन से। लेकिन शरीर के अंदर अगर जल तत्व का असंतुलन होगा उससे क्या होता है? पैरों में स्वेलिंग, चेहरे पे स्वेलिंग, शरीर में स्वेलिंग, लीवर में स्वेलिंग, स्प्लीन में स्वेलिंग, यहाँ तक कि हार्ट में भी स्वेलिंग आ जाती है। एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट यानी कि बड़े दिल वाला, बड़ा हो गया दिल अब उसका। आपको पता है ये बड़े दिल वाले का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है एनलार्जमेंट हार्ट के लिए, सिंगल मेडिसिन नहीं है बड़े दिल वाले के लिए। यह है जल तत्व का असंतुलन। इसके बाद है अग्नि। बाहर अगर आग लगती है सब जल जाता है, जंगल सब जलने लगता है। और शरीर में अगर अग्नि तत्व का असंतुलन होने से एसिडिटी, अल्सर, बॉडी हीट, ये सब अग्नि का असंतुलन है। वायु, प्रकृति के अंदर वायु के असंतुलन से, वायु बहुत चलने से पेड़ पौधों को नुकसान होता है। शरीर के अंदर वायु तत्व के असंतुलन से श्वास की बीमारी होती है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, साइनस, सर्दी, कफ, कोल्ड वगैरह बीमारियां होती हैं। हाँफने लगते हैं, 4 माला चढ़े गए हाँफने लगते हैं, वायु तत्व ठीक नहीं है। 5वां है आकाश। आकाश यानी खाली जगह जिसके अंदर घटना घटित होती है। शरीर में भी खाली जगह है। कहाँ है? मुंह के अंदर खाली जगह है, आंतड़ी में खाली जगह है, हार्ट के अंदर खाली जगह है। शरीर में जितने अवयव है ना 2 हिस्सों में विभाजित होते हैं। एक हिस्सा ऐसा है हॉलो ऑर्गन यानी कि जिसके अंदर जगह है, और दूसरे प्रकार के ऑर्गन जो है सॉलिड ऑर्गन होते हैं। तो पृथ्वी तत्व का 2 ऑर्गन है, एक सॉलिड एक हॉलो। इस तरह की शरीर में सिस्टम बनी है। आर्टरी के अंदर खाली जगह है इसीलिए खून बह सकता है। सपोज आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए, क्या है ये? आकाश तत्व की गड़बड़ी। इस्केमिक हार्ट डिसीज क्या है? ब्लॉकेज क्या है? आकाश तत्व की गड़बड़ी है ये। अगर शरीर में आकाश तत्व की गड़बड़ी होगी तो रुकावट होती है। जैसे कि एक आदमी खाना नहीं खा पाता है, कहता है मुझे भूख नहीं लगती, और दूसरा एक दुबला पतला आदमी मोटे आदमी से 4 गुना खाता है। अगर आपके कबाड़ में फुल सामान है तो एक्स्ट्रा सामान नहीं रख सकते हैं, खाली जगह चाहिए। शरीर में आकाश तत्व के असंतुलन से शरीर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा डाल नहीं सकते हैं। तो इस तरह ये पंच महाभूत जो है इसका संतुलन होना चाहिए। 6ठा तत्व है मनस तत्व। जब ये 5 महाभूत और 6ठा मनस तत्व इसके संतुलन से ये शरीर निरोगी रहता है। अब एक डॉक्टर कहता है कि हम पेशेंट के फलाने अवयव का इलाज करेंगे। हर अवयव के लिए अलग अलग दवाइयाँ हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे पृथ्वी तत्व शरीर के 2 अवयव को निरोगी रखता है। अगर पृथ्वी तत्व संतुलन में रहेगा तो वो 2 अवयव है स्प्लीन और स्टमक। स्प्लीन और स्टमक नाम के 2 ऑर्गन पृथ्वी तत्व के संतुलन से स्वस्थ रहते हैं। अगर पृथ्वी तत्व का असंतुलन होगा तो इसमें गड़बड़ी होती है। तो डॉक्टर स्टमक की अलग अलग बीमारी को अलग अलग दवाई देते हैं। यहाँ आपने कुछ नहीं करना है। पृथ्वी तत्व का संतुलन है तो आपका स्टमक और स्प्लीन ठीक से काम करेगी। जल तत्व अगर संतुलन में है तो 2 अवयव निरोगी रहेंगे, किडनी एंड ब्लैडर। कुछ लोगों को किडनी में स्टोन हो जाता है, किडनी फंक्शन कम हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है। क्यों? जल तत्व के असंतुलन से।
जल तत्व ठीक है, किडनी संबंधित, ब्लैडर संबंधित कोई बीमारी नहीं हो सकती है। ओल्ड एज में ब्लैडर वीक हो जाता है, यूरिन कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि जल तत्व की गड़बड़ी है। अग्नि तत्व शरीर के 2 ऑर्गन को काबू में रखता है, और वो है छोटी आंतड़ी, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हार्ट। अग्नि तत्व से हार्ट अटैक आएगा तो पेशेंट ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो जाता है। जल तत्व से धीरे धीरे मृत्यु होती है। हार्ट पे सभी तत्व इफेक्ट करेंगे, हर ऑर्गन पे हर तत्व इफेक्ट करते, लेकिन एक तत्व उसको कंट्रोल करता है निरोगी रखने के लिए। जैसे कि अग्नि वीक हो गया इसलिए हार्ट में जल की वृद्धि हो गई। समझ रहे हो मेरी बात को? एक तत्व प्रधान होता है, जैसे स्टमक का मुख्य तत्व है पृथ्वी, लेकिन जल तत्व का भी उस पर प्रभाव पड़ सकता है पृथ्वी तत्व के प्लस माइनस होने से। तो हर ऑर्गन में 5 तत्व का कंट्रोल, 5 तत्व है काम कर रहे, लेकिन एक तत्व प्रधान होता है, मुख्य होता है। तो अग्नि तत्व स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हार्ट को ठीक रखता है। वायु तत्व लार्ज इंटेस्टाइन एंड लंग्स को ठीक रखता है, और आकाश तत्व लिवर एंड गॉल ब्लैडर को ठीक रखता है, लिवर एंड गॉल ब्लैडर को। और मनस तत्व ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ठीक रखता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ये बात तो आप समझ गए कि शरीर के अगर 5 तत्व संतुलन में है तो शरीर में कोई बीमारी हो नहीं सकती है। लेकिन ये सबको कंट्रोल में रखने वाला सुपर कंप्यूटर वो है ब्रेन। ब्रेन जो है वो सुपर कंप्यूटर है। अब ब्रेन 2 होते हैं, एक बड़ा दिमाग, एक छोटा दिमाग। बड़ा दिमाग उसे कहते हैं सेरेब्रम, और छोटे दिमाग को कहते हैं सेरिबेलम। सेरेब्रम को एक्चुअली सहस्त्रदल चक्र कहते हैं। सहस्त्रदल चक्र यानी बड़ा दिमाग, सेरिबेलम छोटा दिमाग, सेरेब्रम यानी बड़ा दिमाग, बड़ा दिमाग यानी सेरेब्रम, छोटा दिमाग यानी सेरिबेलम। तो ब्रेन जो है सुपर कंप्यूटर है, बड़े दिमाग को सहस्त्रदल चक्र कहते हैं। आध्यात्मिक उत्क्रांति के लिए, मेरे शब्दों पे थोड़ा ध्यान देना, आध्यात्मिक उत्क्रांति के लिए, आध्यात्मिक अनुभूति के लिए, जीवन मुक्ति के लिए, परम तत्व की प्राप्ति के लिए, कुदरत के रहस्य को जानने के लिए जरूरत है सहस्त्रदल चक्र को जागरूक करने की। जितना सहस्त्रदल चक्र का विकास होगा उतना ही रहस्य के पर्दे खुलते जाएंगे आपके सामने, खुलते जाएंगे। आध्यात्मिक उत्क्रांति यानी कि सहस्त्रदल चक्र की उत्क्रांति, यानी कि बड़े दिमाग की उत्क्रांति, यानी कि बड़े दिमाग का डेवलपमेंट। ये जो बड़ा दिमाग है ना, इसका 10वां हिस्सा कार्य कर रहा है, और 10वें का भी 10वां हिस्सा इंसान उपयोग में लेता है। सामान्य इंसान अपने ब्रेन को 1% यूज करता है, ओनली 1%। ज़्यादा पढ़ा लिखा IQ वाला है तो 2-3%, बहुत हाई IQ वाला साइंटिस्ट होगा तो 6 से लेकर 10% तक ब्रेन यूज होता है। यानी कि इंसान जब पैदा होता है तो ऐसा सुपर कंप्यूटर, सुपर ब्रेन लेकर पैदा होता है जिसको वो उपयोग में लिए बिना ही वापस चल पड़ता है। तो ब्रेन में ऐसे ऐसे केंद्र पड़े हैं, ऐसे सेल्स है जो जागरूक नहीं हुए हैं। ब्रेन में वो अलग केंद्र है, जैसे कि बुद्धि की सीमा है और परम तत्व असीम है। तो परम तत्व बुद्धि की सीमा के पकड़ में नहीं आएगा। सारे शास्त्र या सुना हुआ पढ़ा हुआ ज्ञान ये बुद्धि से समझा जाता है, बुद्धि से। तो बुद्धि की अपनी सीमा होती है। पता है बुद्धि का स्थान क्या है आत्मा की उत्क्रांति में? पहले होती है 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, फिर है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा। तो आध्यात्मिक उत्क्रांति में पहले 5 इंद्रियों को समझना पड़ेगा, फिर मन को समझना पड़ेगा। जब 5 इंद्रियों और मन को समझेंगे तो उस समय बुद्धि और मन का संबंध टूटने लगता है और चित्त शक्ति की जागृति होती है।
उस चित्त को काबू में करना उसे कहते हैं योग। योगस चित्त वृत्ति निरोध। ऐसा नहीं कि योगस मन वृत्ति निरोध। लोग कहते हैं मैं एकाग्र होने का प्रयत्न कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मन बड़ा चंचल है, मन को एकाग्र कर रहा हूं। मन को एकाग्र करना योग नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन। कॉन्सेंट्रेशन यानी एकाग्रता। एकाग्रता को ध्यान कैसे कह सकते हैं आप? ध्यान अलग है, कॉन्सेंट्रेशन अलग है, दो अलग अलग चीजें। मिक्स मत करिए, उसको समझने की कोशिश करिए। जितना आदमी एकाग्र होने की कोशिश करता है ना, सेंट्रलाइज होने का प्रयत्न करता है, उतना ही वो डिसेंट्रलाइज होता है। इसलिए एकाग्रता अलग चीज है। तो 5 ज्ञानेंद्रिय कैसे काबू में आएगी? जब तक उसको समझेंगे नहीं कैसे आप ध्यान की गहराई में जा सकते हैं। अगर आप ध्यान करने बैठे, आंख बंद कर दी, एक इंद्रिय का विषय कट। लोग कहते हैं मेरा उपवास है। ठीक है, मुंह का रास्ता बंद कर दोगे, लेकिन आंख का क्या करोगे, नाक का क्या करोगे, स्पर्श का क्या करोगे, कान का क्या करोगे? मुंह तो एक इंद्रिय है, बोलना बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, मौन धारण कर लिया, ठीक है, लेकिन मौन घटित नहीं होता है। परम मौन वो है ध्यान की गहराई, जहां सभी इंद्रिय अपना विषय त्याग देती है। हर इंद्रिय के विषय को आहार कहते हैं। ये मुंह का आहार है खाना और बोलना, नाक का है सूंघना, आंख का आहार है देखना, कान का आहार है सुनना, त्वचा का आहार है स्पर्श। उपवास का मतलब है 5 इंद्रिय का आहार संयम, उसे उपवास कहते हैं। कुछ लोगों ने अभी 8-8, 10-10 दिन उपवास किए, बोलते पानी पी के उपवास किया। आंख देख रही थी, कान सुन रहे थे, मुंह बोल रहा था, ऐसे कैसे उपवास हो गया? उपवास यानी ऊपर वास करना। ऊपर यानी ऊपर वो आत्मा है, परमात्मा है, उसके अंदर वास करना, टोटली उसको सरेंडर हो जाना, उसमें डूब जाना, वही तो उपवास है। जहाँ स्वयं की याद न रहे, उसकी याद रहे, वही रहे, तब उपवास होगा ना। खाना बंद करने से थोड़ी उपवास होता है। तो खाना बंद करना अलग चीज है। तो जब आंख बंद करोगे, जैसे आप बैठ गए, आंख बंद किया, एक इंद्रिय का विषय कट हो गया, अच्छी बात है। न अगरबत्ती लगाई है, सुगंध की जरूरत नहीं, दुर्गंध की जरूरत नहीं, दूसरे इंद्रिय का विषय कट हो गया। न बोल रहे हो, न खा रहे हो, तीसरी इंद्रिय काबू में आ गई। कितना शॉर्टकट है, 3 इंद्रिय मुट्ठी में। अच्छी बात है, मजा आ रहा है ना? अभी मजा आएगा। फिर क्या होता है? छोटे छोटे आवाज डिस्टर्ब करते हैं। आप बैठे हो अंदर के कमरे में ध्यान करने, बाहर के कमरे में कोई आया है, बात कर रहा है। आपका ध्यान कान थोड़े ज्यादा चौड़े होते हैं, ज्यादा खुलते हैं, कान पता चलता है थोड़े बड़े हो गए, वहां की बातों पे ध्यान जा रहा है। जब उसमें से मुक्ति मिलेगी ना, कि छोटे मोटे आवाज आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उस समय चौथी इंद्रिय काबू में आ गई। फिर है 5वीं इंद्रिय, वो है स्पर्श। बैठने का अभ्यास नहीं है, स्पर्श इंद्रिय पे काबू नहीं है, थोड़ी देर बाद दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है घुटने में, तो घुटने का ध्यान हो रहा है, स्पर्श इंद्रिय काबू में नहीं है। कमर का ध्यान हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है। तो रोज अभ्यास से प्रयत्न शैथिल्यम आसनम, यानी कि रोज के प्रयत्न से आसन में इतनी शिथिलता आएगी कि आप बैठे हो तो बैठे हो बस, न दर्द हो रहा है, न पीड़ा हो रहा है, न आपको झुंझुनाहट हो रही है। कंट्रोल है बॉडी के ऊपर। ये कंट्रोल एक दिन से नहीं आता, अभ्यास करते 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 आता है। पहले 5 मिनट बैठ पाओगे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, बैठते 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 बैठने की क्षमता विकसित होगी। एक दिन ऐसा आएगा कि 5वीं इंद्रिय भी काबू में आ गई। 1 घंटा बैठने के बावजूद न दर्द हो रहा है, न आपको नमनेस हो रही है, उठ के चल सकते हो 1 घंटे बाद, काबू आ गया। लेकिन अब एक नया खेल शुरू होगा 6ठे इंद्रिय का, वो है मन। मन चले जाएगा भूतकाल में, बचपन में चले जाएगा, कभी स्कूल में चले गए, कभी कॉलेज में चले गए, कभी बचपन में पड़ोसी के यहाँ चले गए। ये सारी घटनाओं का पिक्चर चलने लगेगा। भूतकाल में किए हुए कर्म आंखों के सामने दृश्य बनने शुरू हो जाएंगे, याद की गहराई में से उभरने शुरू हो जाएंगे। पहले कुछ नहीं हो रहा था, अब बहुत कुछ हो रहा है। या तो भविष्य की प्लानिंग रचना करना शुरू कर देगा मन। तो मन जो है 2 बाजू डोलने लगेगा। जब हिसाब करने बैठोगे ना, तो 2 बाजू डोलना शुरू करता है। कभी भूतकाल में चले गया, कभी भविष्य में चले गया।
पल्ला बैलेंस नहीं हो रहा है, वर्तमान जो है पकड़ में नहीं आ रहा है। वर्तमान जो कर रहे हो वही वर्तमान है, जो कर रहे हो वही करोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो इस तरह ये जंप हो रहा है। पता है वजह क्या है? वजह यह है कि कभी ये ध्यान नहीं दिया गया कि किस तरह सहस्त्र दल चक्रों को विकसित किया जाए। अगर उसको विकसित करने का अभ्यास अगर आप करते हो तो आपकी साधना ऑटोमेटिक राइट ट्रैक पे चलनी शुरू हो जाएगी। तो किस तरह उस सहस्त्र दल को विकसित करना जिससे फिजिकल और मेंटल हेल्थ आप पा सको, वो मैं यहाँ सिखाऊंगा। मेडिटेशन फिर कभी सिखाया जाएगा, लेकिन मैंने पहले बैकग्राउंड बनाया है कि पाना क्या है। आपको पता है आपको क्या पाना है? आप कहोगे हमें संपत्ति पानी है। संपत्ति दो प्रकार की पहले ही बता चुका हूँ मैं। संपत्ति यानी पैसा, संपत्ति यानी ऑर्नामेंट, संपत्ति यानी डायमंड, संपत्ति यानी घर, संपत्ति यानी जमीन जायदाद। लेकिन दूसरे प्रकार की संपत्ति क्या है? स्वास्थ्य संपत्ति है, फिजिकल स्वास्थ्य संपत्ति है, मानसिक शांति संपत्ति है, ज्ञान संपत्ति है। दो विभाजन है। तो मनुष्य योनि जो मिली है धर्म करने के लिए मिली है। ये धर्म के लिए दूसरे प्रकार की संपत्ति चाहिए जो आपको उस गहराई में ले जाएगी। धर्म क्या है? आप कहेंगे हमें पता है, हिंदू धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म, स्वामी नारायण धर्म, बौद्ध धर्म, ऐसे बहुत सारे धर्म है, आपको पता ही है। लेकिन ये जो पता है ना, ये धर्म नहीं है, ये रास्ते हैं जिसे धर्म समझा जाता है। स्वामी नारायण कोई धर्म थोड़ी, एक रास्ता है। जैन धर्म थोड़ी, एक रास्ता है। हिंदू धर्म नहीं, एक रास्ता है। वो धर्म की प्राप्ति के रास्ते हैं जिसे धर्म कहा जाता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि धर्म क्या है? तो कोई कहेगा हमें पता है, सच बोलना धर्म है। सच बोलना धर्म नहीं है, सच बोलना कर्तव्य है, ड्यूटी है। दान करना धर्म है? नहीं, दान करना भी ड्यूटी है, कर्तव्य है। करो तो भी ठीक, नहीं करो तो भी ठीक, मर्जी आपकी, लेकिन वो धर्म नहीं है। धर्म शब्द का अर्थ है धार्यते इति धर्म, धारण करना है। क्या धारण करना है? आप कहोगे ठीक है, डायमंड धारण किया है, सोना धारण किया है, ऐसा कुछ मत धारण करना। धार्यते इति धर्म यानी क्या धारण करना है? अपने मूल स्वभाव को धारण करना है, क्योंकि धर्म शब्द का अर्थ है स्वभाव, नेचर। जैसे सूरज का स्वभाव है प्रकाश देना, अगर वो प्रकाश नहीं देगा तो अपना धर्म चूक गया। अग्नि का स्वभाव है जलाना, अगर वो जलाएगा नहीं तो अपना धर्म चूक गया। पानी का स्वभाव है गीला करना, अगर गीला नहीं करे तो अपना धर्म चूक गया। तो फिर मनुष्य का स्वभाव क्या है? मनुष्य का स्वभाव है ध्यान। ध्यान मनुष्य का स्वभाव है। इस पृथ्वी पे जो मनुष्य ध्यान में जा सकता है वह धार्मिक है, बाकी सब इस पृथ्वी के मनुष्य अधार्मिक है। मैं 2 पैर वाले इंसान की बात कर रहा हूँ, कुछ 4 पैर वाले हो गए तो मुझे नहीं पता। 2 पैर वाले इंसान की बात कर रहा हूँ। कोई भी हो, वो हिंदू हो, जैन हो, कोई भी रास्ते से चलने वाला हो, लेकिन वो उस गहराई में पहुंच जाए तो वो धार्मिक कहलाएगा। किताबी ज्ञान से कोई धार्मिक नहीं बनता है, धार्मिक प्रवचन सुनने से कोई धार्मिक नहीं बनता है, अपने स्वभाव को धारण करने से धार्मिक बनता है। अब इस ध्यान की गहराई में जाने के लिए, यानी कि धर्म की प्राप्ति के लिए, इस पृथ्वी पर सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। कौन से है 2 रास्ते? पहला रास्ता है मन का रास्ता, मन का मार्ग। मन का मार्ग यानी क्या? जो काम आप मन से करते हो, जैसे कि पूजा करना मन से किया जाता है, मंत्र करना मन से किया जाता है, मानसिक पूजा करना मन से किया जाता है, पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी की सेवा करते मन से किया जाता है, भजन करना मन से किया जाता है। जो काम मन से किया जाता है वो है मन का मार्ग। तो मन के मार्ग के जरिए मन के पार जाना चाहिए। अगर माला चलती रहे, कर में फिरे माला, मुख में फिरे जीभ, मनवा फिरे चौदिशा, यह तो सुमिरन नहीं है ना। ये घूमते रहेगा तो ठीक है। आपने ध्यान किया, क्या किया? उंगली और माला का ध्यान किया। अंदर जुड़ते तो माला नहीं चलती, माला चलती है तो अंदर जुड़ते नहीं, 2 में से एक ही हो सकता है कभी भी। तो जो काम कर रहे हो ना वो साधन है।
साधन का काम है मंजिल पे पहुंचाना। जिस गाड़ी में बैठ के अगर आप ऑफिस जाते हो, फिर गाड़ी को नीचे छोड़नी पड़ती है मंजिल पे पहुंचने के बाद, आप कैबिन में नहीं ले जा सकते। तो ये जो मंत्र या विधि है ना, जैसे पूजा करना विधि है, वो विधि गाड़ी है आपको मंजिल पे पहुंचाने के लिए। आप गाड़ी में से उतरते ही नहीं, कभी बैठे ही रहते हैं, यानी माला करते ही रहते हैं, आपका ख़त्म ही नहीं होता सिलसिला, गाड़ी में ही रहोगे आप। मुसाफिर हो ना, गाड़ी में ही रहना है, इसलिए मुसीबत होती है। और दूसरा रास्ता है प्राण का। प्राण का यानी ये श्वास। वास्तव में मन नाम की चीज है ही नहीं। प्राण का चंचल स्वरूप मन है। अगर प्राण की चंचलता खत्म हो जाए तो मन जो है खत्म हो जाएगा। बिल्डिंग का आधार पिलर होता है, इसी तरह मन का आधार प्राण है। पिलर हटाने पे बिल्डिंग गिर जाएगी, प्राण को हटा दो मन गिर जाएगा। लेकिन ये मन रहता कहाँ है? कहाँ रहता है ये बताइए। कोई कहेगा पड़ोसी के यहाँ रहता है, कोई कहेगा अमेरिका में रहता है। कहाँ रहता है ये बताइए? नाभि में रहता है, हृदय में रहता है, ब्रेन में रहता है, कहाँ रहता है? किसी को तो पता होगा, कोई तो बताइए कहाँ है ये मन? वो तो सुन लिया है ना। मन जो है शरीर के हर कोष के अंदर मन है, हर कोष के अंदर मन है। शरीर के हर कोष के मन जब मेडिटेट हो गए तो ये पूरा शरीर मेडिटेट हो सकता है, तब तक नहीं। लेकिन उस थियरी को हम लोग फिर कभी चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग अपने मूल विषय पे आ जाएंगे वापिस। ये विषय इसलिए कहा कि आज जो मैं सिखाने वाला हूँ उसका संबंध हायर टेक्निक के साथ है। आज हमने ये सीखना है कि किस तरह सहस्त्र दल चक्र को विकसित किया जाए ताकि आप आध्यात्म में प्रोग्रेस करने के लिए आपका एक बैकग्राउंड बन जाए। प्रिपरेशन डायरेक्टली एसएससी में नहीं जा सकते हैं और डायरेक्टली एसएससी से बीकॉम में नहीं जा सकते, फाइनल ईयर में नहीं जा सकते। बीच के जो रास्ते हैं, बीच के जो फासले हैं, उसको पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद जा सकते हैं। तो बात यह है कि सहस्त्र दल चक्र को विकसित करना है, सहस्त्र दल चक्र को बैलेंस में लाना है। अब ऐसा है कि ब्रेन यानी सहस्त्र दल चक्र, बड़ा दिमाग। छोटे दिमाग का काम है, पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर बड़े दिमाग पे डिस्कशन करेंगे। छोटा दिमाग का काम है संतुलन। संतुलन यानी कि बैलेंस। अगर एक आदमी लड़खड़ाता है तो छोटे दिमाग की वजह से। कुछ लोगों को उम्र होने के बाद एक डिसीज होती है, उसको कहते हैं सेरिबेलम एट्रोफी, जिसमें छोटे दिमाग के कोष डिजनरेट होने से उसका शरीर का बैलेंस चले जाता है। लेकिन ये बैलेंस सिर्फ शरीर का जाता है ऐसा नहीं है। ऐसे इंसान का बोलने का भी बैलेंस जाता है, देखने का भी बैलेंस जाता है, सुनने का भी बैलेंस जाता है, हर चीज का बैलेंस। तो पूरे बैलेंस के लिए जरूरी है छोटा दिमाग। लेकिन बड़ा दिमाग जो है वो टोटल बॉडी को कंट्रोल करता है। बड़ा दिमाग जैसे अगर ये उंगली हिलती है इस तरह, तो ब्रेन के कुछ सेल्स है जिसकी वजह से ये उंगली हिलती है, ब्रेन के कुछ सेल्स है जिसकी वजह से ये हाथ हिलता है। ऐसा तो सिस्टम ऐसी है कि बड़ा दिमाग जो टोटल है, तो लेफ्ट साइड का दिमाग, बड़ा दिमाग दो हिस्सों में डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट, बीच में से डिवीजन होता है। तो लेफ्ट साइड का जो दिमाग है वो राइट साइड की पूरी बॉडी को, यहाँ तक कि राइट साइड की आँख, ये नाक, ये हिस्सा, ये कान, ये साइड का पूरा, ये लेफ्ट साइड का दिमाग कंट्रोल में करता है। और राइट साइड का बड़ा दिमाग लेफ्ट साइड की टोटल बॉडी को कंट्रोल में रखता है। जब एक इंसान को लेफ्ट ब्रेन के अंदर अगर हैमरेज हो जाए या क्लॉट हो जाए तो उसे राइट साइड पैरालिसिस होता है, और राइट ब्रेन में हैमरेज या क्लॉट हो जाए तो लेफ्ट साइड पैरालिसिस होता है। तो यहाँ बात हम लोग ये कर रहे हैं कि ये दिमाग का काम सीमित हाथ तक नहीं है। समझो कि लेफ्ट ब्रेन में पर्टिकुलर जगह पे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ये हाथ नहीं काम कर रहा है, लेकिन एक इंसान का हृदय, हार्ट के अंदर कुछ खराबी आ रही है
तो ब्रेन के कुछ सेल्स हार्ट को चलाते हैं, वहाँ खराबी आएगी तो हार्ट में खराबी आएगी। ब्रेन के कुछ सेल्स पैनक्रियाज को कंट्रोल करते हैं, वहाँ खराबी आएगी तो पैनक्रियाज में खराबी आएगी। ब्रेन के कुछ सेल्स घुटने के जोड़ों के बीच के सेल्स को कंट्रोल करते हैं। आर्थराइटिस यूं ही नहीं होगा, ब्रेन के अंदर वो सेल्स जो घुटने को कंट्रोल करने वाले हैं उसमें खराबी आएगी तो घुटने के सेल्स खराब हो गए। कहने का मतलब यह है कि टोटल कमांड जो है वो सिर्फ ब्रेन के पास है, यानी कि सहस्त्रदल चक्र के पास है। अगर ब्रेन ठीक रहता है तो आपके बॉडी के कोई भी हिस्से के सेल्स खराब नहीं हो सकते। हार्ट के अंदर विकार नहीं आ सकता है। 2 वर्टेब्रे के बीच में कमर में गादी घिस नहीं सकती है। यानी कि टोटल बॉडी में कोई भी पुर्जे में खराबी नहीं आ सकती है। अगर आप अपने बड़े दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाओ तो, उसको हेल्दी रखना सीख जाओ तो, वही विद्या आज यहाँ सीखनी है। एक आदमी कहता है कमर दर्द हो रहा है, पहला प्रश्न उसका रहेगा कमर दर्द क्यों हो रहा है। जैसे उसको पता चल जाए कमर दर्द क्यों होगा तो खुद ही ठीक कर लेगा। बात सही है, एक्चुअली 100% सही है, लेकिन उसको सही रीज़न बताने वाला मिलना चाहिए। एक मरीज कहेगा मेरा घुटना घिस गया, क्यों घिस गया, और उसको पता चल जाए वाकई में सही रीज़न तो अपने घुटने को बचा सकता है। लेकिन मेडिकली क्या कहेगा, घुटना घिस गया, क्यों घिस गया, ऑटो इम्यून डिसीज है। बोले कि नहीं डॉक्टर साहब समझ में नहीं आ रहा ऑटो इम्यून क्या है। ठीक है, कहेगा आप बहुत खड़े रहने का काम करते हो या बहुत चलने का काम करते हो इसलिए घिस गया। सिंपल रीज़न, एक्चुअल मेडिकली इट इज़ ऑटो इम्यून डिजीज। तो वो बोलेगा डॉक्टर साहब मैं क्या करूं। अब वो डॉक्टर क्या बताएगा क्या करने का। पहले टेक्निकली रीज़न तो मालूम होना चाहिए ना। घुटने के मरीज इतने घूम रहे, कमर दर्द के मरीज इतने घूम रहे, ठीक नहीं होता है। पहले ये मालूम होना चाहिए कमर दर्द क्यों हुआ, घुटना खराब क्यों हुआ। जब तक जड़ में नहीं पहुंचते हो, रियल रीज़न नहीं मालूम पड़ता है, तब तक कोई भी बीमारी क्योर नहीं हो सकती। एक इंसान को कमर में दर्द तब होगा जब उसके कमर के स्नायु वीक हो गए। जैसे बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, उसमें जो पिलर है और दीवार है, तो शरीर में हड्डी जो है वो पिलर है और ये मसल्स जो है ये वॉल एंड प्लास्टर है। पिलर तब खराब हो गए बिल्डिंग के जब उसका प्लास्टर खराब होता है। हड्डी तब खराब होती है जब मसल्स वीक होते हैं। कमर के स्नायु वीक हो गए तो उसमें स्पाज्म हो जाता है, तो उसे कहेंगे स्पॉन्डिलाइटिस। और कमर के मसल्स वीक होने से 2 मणके के बीच की गादी घिस गई तो स्पॉन्डिलोसिस या स्लिप डिस्क या कुछ न कुछ हो सकता है। कमर के स्नायु स्ट्रॉन्ग है, कमर की कोई बीमारी नहीं होगी। गर्दन के स्नायु मजबूत है, सर्वाइकल की बीमारी कभी नहीं होगी। शोल्डर के स्नायु ठीक है, शोल्डर की बीमारी नहीं होगी। घुटने के स्नायु मजबूत है, घुटना खराब नहीं होगा। पेट के स्नायु मजबूत है, लीवर खराब नहीं होगा, स्टमक ठीक चलेगा, आंतड़ी ठीक काम करेगी। लोअर एब्डोमेन के स्नायु ठीक है तो जेंट्स की प्रोस्टेट ग्लैंड या रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ठीक से काम करेगी, लेडीज़ का यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगा। गले के स्नायु ठीक है, थायराइड ग्रंथि की बीमारी नहीं होगी। सीक्रेट क्या है, स्नायु। ध्यान दीजिए मेरी बात पे। अगर सारे शरीर के स्नायु एंड जॉइंट का इंपॉर्टेंट है, अभी ये भले छोटी हड्डी है उंगली, लेकिन ये 2 हड्डी के बीच में, ये दोनों हड्डी टच नहीं होती है, यहाँ पे भी बीच में गादी है। हर 2 जोड़ के बीच गादी होती है। यहाँ पे भी गादी घिस सकती है, सिर्फ घुटने में नहीं, यहाँ की भी गादी घिस सकती है, यहाँ पे भी घिस सकती है। शोल्डर की गादी भी घिस सकती है, जैसे घुटने में घिस जाता है वैसे शोल्डर में भी घिस सकता है। लेकिन ये जोड़ की गादी कब नहीं घिसेगी, जब इस जोड़ को मोमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ के स्नायु को टोन करना है, मजबूत बनाना है। स्नायु को टोनिफिकेशन करेंगे तो ये जोड़ खराब नहीं होगा। तो पूरे बॉडी के जॉइंट मूवमेंट और मसल टोनिफिकेशन करने से शरीर के सारे जोड़ ठीक रहते हैं। अब समझो एग्जाम्पल के तौर पे उंगली को ऐसे ऐसे करते हो, थोड़ा सा प्रेशर देकर क्या होता है,
उंगली के सारे जोड़ के स्नायु जो है वो टोन हो रहे हैं। टोन होने से यहाँ का जोड़ मजबूत रहेगा। इसके साथ और क्या होगा, ऐसे ऐसे करने पे ब्रेन में इसके जो सेल्स है वो भी टोन हो रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वो इसको ऑर्डर देंगे ठीक रहने के लिए और ये उसको ठीक रखेगा। ये टू वे ट्रांजैक्शन है। इसको करने से वो हेल्दी होता है, वो हेल्दी होता है तो वो इसको ऑर्डर भेजते रहता है बरोबर। यानी कि जब आपको ऐसे मूवमेंट करना होगा फास्ट, आपकी स्पीड रहेगी क्योंकि वो सेल्स आपके स्वस्थ है। दौड़ना है तो बॉडी एक्शन में आ सकती है क्योंकि वो सेल्स स्वस्थ है, टांग मजबूत है। ऑर्डर तो ब्रेन देता है ना, तो वो सेल्स तो ठीक होना चाहिए। ऑर्डर स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग ऑर्डर है तो हेल्थ है, ब्रेन से स्ट्रांग ऑर्डर है तो हेल्थ है, स्ट्रांग ऑर्डर नहीं है तो हेल्थ नहीं है। तो किस तरह हम ब्रेन को ठीक रखें, तो इसके लिए जरूरी है ऑल जॉइंट मूवमेंट एंड मसल टोनिफिकेशन। ये पहला प्रिंसिपल है, ऑल जॉइंट मूवमेंट एंड मसल टोनिफिकेशन। एंड सेकेंड प्रिंसिपल है 5 एलिमेंट कंट्रोल। 5 एलिमेंट कंट्रोल के लिए क्या है, ओनली मसल टोनिफिकेशन। ओनली मसल टोनिफिकेशन से 5 एलिमेंट कंट्रोल में आते हैं। तो ये 2 टेक्निक है जो आपको सीखनी है। कितना भी उम्र वाला इंसान ये कर सकता है। अगर ईमानदारी से करे तो इस पृथ्वी पे ऐसी एक भी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सके। यहाँ कसम खाइए आप करेंगे 100 दिन तक। आप देखो 100 दिन में क्या होता है। अगर आप 60 साल के हैं तो 100 दिन की प्रैक्टिस के बाद 40 साल जैसे फिटनेस महसूस करोगे। ये मेरी गारंटी है आपको, क्योंकि आपको पता नहीं है ब्रेन की क्षमता के बारे में। ब्रेन का सोया हुआ हिस्सा जागरूक होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसमें डिफिकल्टी एक ही है, करना पड़ता है। कितना अच्छा होता अगर सुनने से हो जाता, तो कितना अच्छा होता। जैसे माँ कहती है बेटे को, बेटा पालक की सब्जी खा ले, तुरई की सब्जी खा ले, बैगन खा ले। वो तो नहीं खाना है, क्यों? मैकडोनल्ड का बर्गर खाना है। माँ बोलती नहीं ये खा, इसके अंदर विटामिन मिलेगा, सब मिलेगा। तो कहता ऊपर वाले ने सब कुछ इसमें ही क्यों रखा है, बर्गर में रखता तो उसका क्या बिगड़ता? क्या बिगड़ता उसका अगर बर्गर में विटामिन रख देता तो? लेकिन नहीं रखा है। दुनिया में आड़ी टेढ़ी चीज़ों में विटामिन नहीं है, पोषक तत्व नहीं है। ये ऊपर वाले की लीला है। ज़्यादा टेस्टी चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं होती। देखिए भजिए बहुत टेस्टी होते हैं, लेकिन सबसे नुकसान करने वाली चीज़ होती है। तली हुई चीज़ टेस्टी लगती है ना, पोटैटो वेपर्स टेस्टी है, तली हुई चीज़ टेस्टी होती है, पकोड़े टेस्टी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान। पाव भाजी खूब पकाओ, भाजी को मार डालो जुलम करके, मसाला डालो गरम फर्स्ट क्लास, वेरी टेस्टी, कोई गुण नहीं है, विटामिन नहीं है, मिनरल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, सबसे खराब हेल्थ के लिए। क्या करें, ऊपर वाले ने ऐसा ही किया है, सिस्टम ही ऐसा रखा है। जो भी टेस्टी चीज़ है उसमें कुछ भी नहीं है, बॉडी के लिए खराब। ऐसे सिस्टम ही बनाई है ऊपर वाले ने, क्योंकि आदमी कोई भी इंद्रिय को ज़्यादा भोगेगा और उसको सज़ा मिलेगी बीमारी रूपी। टंग ज़्यादा चलेगी, ज़्यादा स्वाद खाओगे, ज़्यादा खाओगे, ठीक है, सज़ा भोगो। आँखों का ज़्यादा उपयोग करो, आँखों की सज़ा भोगो। कान का ज़्यादा उपयोग करो, कान बहरे हो जाएंगे। सब ऊपर वाले ने सिस्टम बना दिया है। पता है कुदरत के अंदर बड़ा गुण है। आपको पता है कि जमीन में उगने वाला करेला, पता है क्या है खासियत? जमीन की सारी कड़वास खींच लेता है। वो जमीन की सारी कड़वास खींच लेता है। कोई फ्रूट मीठे है तो पूरी मिठास खींच लेता है जमीन की। अब देखो मूंगफली जमीन का ऑयल खींच लेती है ना। सब कुछ जमीन से ही तो पैदा है, सब कुछ धरती से ही पैदा होता है। कितना चमत्कारिक है कुदरत। तो वैसे खाने के भी अलग अलग स्वाद होते हैं। हर स्वाद का अपना मतलब है। अब गांधी जी के आश्रम में कोई गेस्ट आ गए थे, तो उनके आश्रम में नियम था कि 5 ही चीज़ परोसी जाती है, लेकिन गांधी जी की थाली में 6 चीज़ थी। अब जो बैठे थे बोले नहीं मैं भी वो खाऊंगा, गांधी जी खा रहे हैं तो कुछ तो होगा उसमें सीक्रेट। गांधी जी बोला ठीक है तुम रहने दो, तुम मत खाओ, उसी में तुम्हारी भलाई है। बोला नहीं मैं तो खाऊंगा।
तो गांधी जी ने कहा ठीक है, जब ये कह रहे हैं मान नहीं रहे तो ठीक है, इनको भी दे दो। वो थी कड़वे नीम की चटनी। जैसे उसने खा ली वो उठ के चला गया। यानी कि इस दुनिया में कड़वापन भी होगा, उसको पचाना पड़ेगा, इसलिए कड़वी चीज़ खानी चाहिए। मीठापन के लिए मीठी चीज़ खानी चाहिए। आपको पता है कड़वी चीज़ है ना, वो सब चीज़ को पचा देती है। जो आदमी कड़वा सत्य पचा सकता है ना, वो जिंदगी को जी सकता है। कुदरत इंसान को हर चीज़ सिखाती है, लेकिन हम सीखते नहीं हैं। पता है बच्चा कैसे डेवलप होता है? बच्चा यही काम करता है, हर उंगलियों को हिलाता है, हर जोड़ को हिलाता है, हर जोड़ का मूवमेंट होता है बच्चे का। आप ऑब्जर्व करिए बच्चे को, बच्चा हर जोड़ को मूवमेंट करते रहता है। कभी वो करवट हो जाता है, कमर को ऐसे ऐसे करता है, कभी उल्टा हो जाता है, कभी घुटने पे चलने लगता है, कभी कुछ करता है। वो वही काम करता है, ऑल जॉइंट मूवमेंट करते करते उसका जो दिमाग विकसित होना शुरू होता है, उसकी बुद्धि विकसित होनी शुरू होती है, उसका IQ डेवलप होना शुरू होता है, और इस तरह बच्चा ग्रो करता है। सिंपल है, बच्चों के पास ये चीज़ सीख सकते हैं, मूवमेंट करना, सारे जॉइंट को मूवमेंट देना, ऑल जॉइंट में देखो मैक्सिमम पॉसिबल मूवमेंट करना है। इसमें सिखाने वाली कोई बात ही नहीं है। आप गर्दन को कितने तरीके से हिला सकते हैं बताइए? जितने तरीके से हिला सकते हैं हिला लो, सिंपल। ये जोड़ को कितने तरीके से हिला सकते हैं? साइड से ऊपर ले सकते हैं, सामने से ऊपर ले सकते हैं, आगे से पीछे ले सकते हैं, ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल मूवमेंट करना, यही तो सीक्रेट है। फिर भी लोग कहते हैं हमें क्रम याद नहीं रहता है। अब क्रम को क्या याद रखोगे? उंगली से शुरू करो, उंगली के बाद कौन सा जोड़ आता है? रिस्ट जॉइंट, रिस्ट जॉइंट के बाद कौन सा आता है? एल्बो जॉइंट। इसकी कितनी मूवमेंट कर सकते हो आप? ये एक मूवमेंट हो गई, ये 2 मूवमेंट, ये 3 मूवमेंट, और कोई मूवमेंट दिखती है? एक मूवमेंट ऐसे ऐसे करने से भी यहाँ असर पड़ता है। दिमाग को यूज़ करो, मेंदू है ना, मेंदू म्हणजे ब्रेन, उसको यूज़ करने का, सिंपल है, वही मैं सिखाने वाला हूँ आज। तो ऑल जॉइंट मूवमेंट एंड मसल टॉनिफिकेशन। मसल टॉनिफिकेशन का सीक्रेट है 5 एलिमेंट कंट्रोल। ऐसी विद्या कहीं सीखने नहीं मिलेगी। आप मुकद्दर वाले सीख रहे हो, लेकिन मुकद्दर वाले तब कहलाओगे जब इसको अमल में रखोगे। सीखने से कोई फायदा नहीं, प्रैक्टिस करने से फायदा होता है, करने से फायदा होता है। करो और कराओ, सीखो और सिखाओ। आपने सीखा, पड़ोसी को सिखाओ, लेकिन पड़ोसी को नहीं सिखाना। अगर वो हेल्दी हो जाएगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा। पड़ोसी के पेट में दर्द है, आप एंजॉय कर रहे हो, आप खा रहे हो मजे से, वो बेचारा भूखा है, क्यों सिखाने का उसको? है ना? पड़ोसी हमेशा दुखी रहना चाहिए, तो हम सुखी रह सकते हैं। तो अपने आप को थोड़ा चेंज करना है। पहला पड़ोसी, लेकिन पहला क्या? दुश्मन या दोस्त? दोस्त। तो जैसे जैसे ये जॉइंट टॉनिफिकेशन करना शुरू करते हो तो ब्रेन के वो सेल्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने शुरू होते हैं। उससे होता यह है कि ब्रेन के कई हिस्से जो कार्य नहीं कर रहे हैं वो कार्य करना शुरू कर देंगे। उस समय आप जो एक्सपीरियंस करोगे उसके बाद उसको कहेंगे रियल हेल्थ।
अभी आपको लगता है आपको रोग नहीं है तो आप अपने आप को हेल्दी समझते हो, लेकिन वो हेल्थ रियल नहीं है, वो नकली चेहरा है। असली चेहरा आपको दिखाई देगा हेल्थ का ये प्रैक्टिस के बाद, लेकिन करोगे तो नहीं, करोगे तो नहीं। अब करना क्या है वो हम लोग देखना शुरू करते हैं। भरत भाई आ जाइए, अभी सबको करना है साथ में। चलिए उंगलियों से शुरुआत करेंगे। हाथ को ऐसे रख लो सामने, मोमेंट करो, थोड़ा जोर देना है, जोर देना है, थोड़ा करिए, करते जाइए। उंगली मूवमेंट थोड़ा सा जोर देकर। ठीक है, अंगूठे को मूवमेंट करिए, अंगूठे को मूवमेंट करिए, गोल गोल घुमाइए, उल्टा करिए। भगवान के मूर्ति के सामने बैठिए, करते जाइए। कोई कहेगा क्या कर रहे हो? पूजा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। ये कैसी पूजा है? ये अलग पूजा है, किसी को नहीं पता, ये अलग विधि है, गुड़ विद्या है, ये गुड़ विद्या है, अद्भुत विद्या है और सचमुच ये पूजा है। आप भले इसको न मानो, ये आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, आप इसको मोमेंट करिए। इसको जब मोमेंट करते हो तो यहाँ के स्नायु पे जोर देना है। यहाँ जोर तब आएगा जब हाथ सीधे रखोगे, जोर देना है। ऐसे करोगे तो यहाँ जोर आना चाहिए। करिए, पूजा है, भगवान को बोल रहे आ जाओ, है ना, पूजा ही है। उल्टा हाथ करो, उल्टा हाथ करो। यहाँ के स्नायु पे जोर पड़ना चाहिए। ठीक है, अभी हाथ को, इसको थोड़ा ज्यादा जोर देके सीधा करना है। इस जोड़ को जोर दीजिए, जोर दीजिए। अब उल्टा, उल्टा करो, है ना, नाग बन जाओ, फन मारना सीख जाओ। हाँ, अभी 1 मिनट रेस्ट ले लीजिए। इन बिटवीन में आपको कुछ और बातें बता देता हूँ। हमारे शरीर के अंदर आर्टरी, नर्व्स और वेन 3 चीज़ है। आर्टरी में शुद्ध रक्त प्रवाह बहता है, वेन में अशुद्ध रक्त, और नर्व्स के अंदर एक करंट चलता है खास। लेकिन शरीर में एक चौथी चीज़ है जिसे नाड़ी कहते हैं। नाड़ी यानी नर्व्स नहीं, नर्व्स यानी मज्जा, मज्जा तंतु यानी नर्व्स, नाड़ी यानी अलग चीज़ है। नाड़ी को कहते हैं शरीर में प्राण शक्ति के बहने के काल्पनिक रास्ते को नाड़ी कहते हैं। हवाई जहाज के भी रास्ते होते, पायलट मैप देख के चलाता है, लेकिन रास्ते दिखते नहीं हैं, काल्पनिक रास्ते हैं। ऐसे काल्पनिक रास्ते से जो प्राण का प्रवाह बहता है ना, उसे कहते हैं नाड़ी। तो शरीर के अंदर 24 नाड़ी मुख्य है। वैसे 72,000 नाड़ी जिसका केंद्र नाभि है, उसमें से 24 नाड़ी मुख्य होती है। और सेम बात एक्यूपंक्चर में भी कही गई है, चाइनीज़ कंसेप्ट में भी है कि 12 मेरिडियन होते हैं। हर मेरिडियन के जोड़ी होती है, जैसे लिवर मेरिडियन, किडनी मेरिडियन, गॉल ब्लैडर मेरिडियन, हार्ट मेरिडियन, सब डिफरेंट मेरिडियन होते हैं। मेरिडियन यानी नाड़ी, यानी कि काल्पनिक रास्ते। लीवर मेरिडियन पे यानी कि लीवर की नाड़ी पे कोई एक जगह पे से प्राण शक्ति रुकती है तो लीवर की कुछ बीमारी होगी। लीवर के नाड़ी पे दूसरी जगह पे प्राण शक्ति का रुकावट होता है, दूसरे केंद्र पे, तो कोई और बीमारी होती है। तो ऐसे लीवर की नाड़ी पे अलग अलग जगह पे प्राण शक्ति अटकने से अलग अलग लीवर की बीमारियां होती हैं। ये जो विद्या है, इससे नाड़ी की रुकावटें दूर होती है, तो जो भी अवयव रुग्ण होगा वो भी स्वस्थ हो जाएगा। ये जो सब सिखाया जा रहा है। अभी कोई डिफिकल्टी है? चलिए इसको मोमेंट करिए, आधा हाथ मोड़ के, जोर देके, थोड़ा जोर देके। मुट्ठी थोड़ी टाइट बंद करो, मुट्ठी थोड़ी टाइट बंद करो, अंगूठा बाहर रख के, ऐसे ऊपर रखो, ऊपर रखो, जोर पड़ेगा यहाँ। अब उल्टा, काफी जोर पड़ रहा है।
चलिए अभी गर्दन की कसरत करेंगे। गर्दन ऊपर करो, नीचे करो, ऊपर करो, नीचे करो। गर्दन को लेफ्ट राइट घुमाइए, गर्दन को लेफ्ट राइट घुमाइए। हवा आ रही है, देखो लेफ्ट राइट घुमाने से हवा आ रही है। हवा आती होगी थोड़ी थोड़ी। How many times each of these things have to be done? Looking right, left, or each of these things how many times? हाँ वो मैं भी बोलता हूँ। यस। चलिए नेक्स्ट, गर्दन की नेक्स्ट मोमेंट, साइड टर्न। देखिए हर चीज़ को थोड़ी थोड़ी देर करना, ये टोटल क्रिया जो है आधे घंटे में ख़त्म हो जाती है। स्लो मोमेंट, स्लो मोमेंट। गर्दन पहले सामने रखो, सामने स्लोली ऐसे टर्न करो, देवानंद स्टाइल में। हाँ ऐसे धीरे से टर्न करिए, सिर्फ ऐसे साइड में झुका देना है गर्दन को, फिर ऐसे करिए। चलिए अभी गोल गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये जो दाढ़ी है ना वो छाती को लग के जानी चाहिए, यहाँ पे रबिंग करते हुए। उल्टा सीधा एक राउंड होगा, सीधा घुमा के उल्टा घुमाइए। बस रुक जाइए, सब थोड़ी थोड़ी देर करना है, रुक जाइए। अब इसके बाद आंखों की कसरत करनी है। लेफ्ट देखो, राइट देखो, लेफ्ट राइट, गर्दन हिलाए बिना, ऊपर नीचे। चलो हंसो मत, आप लोग भी वैसे ही लग रहे हो। चलो अच्छे लग रहे हो सब लोग, फिल्म उतारनी चाहिए। चलिए आंख को बंद करो, दबा के बंद करो, खोलो। आंख को बंद करिए, खोलिए, आंख को बंद करिए, खोलिए। आंख को मैं तो एक सिखा रहा हूँ। आंख को बंद करना है, ऐसे मैं बता रहा हूँ। आंख बंद करेंगे, खोलेंगे, बस रुक जाइए। अभी मुंह है ना, मुंह उसको फुला लो। और बलून में हवा भरते हैं ना, तो एक साइड से प्रेस करने पे दूसरे साइड जाता है, दूसरे से एक बाजू जाता है। चलो करो, सब अच्छे लग रहे हो सब लोग। मिरर में देख लेना आप लोग कैसे लग रहे हो। यहाँ की जो जितने भी है ये नाड़ियाँ जो यहाँ से जाती है वो ठीक रहेगी, नर्व्स ठीक रहेगी, सर्कुलेशन ठीक से होगा। दांत जो है ना, दांत सलामत रहेगा ये करने से। चलिए नेक्स्ट। अभी ये सब हो गया यहाँ का। अभी पैर का, पैर की मूवमेंट आप सीख लो, घर पे करना, यहाँ पॉसिबल नहीं है इतने जन। भरत भाई ऊपर बैठ जाइए, बताइए। आप ऑब्जर्व करिए, बराबर ऑब्जर्व करिए। भरत भाई ऊपर पंखा है, हाँ देख के जाइए। मूवमेंट करनी है, पैर की उंगलियों की मूवमेंट करनी है। अगर कोई छूट जाता है तो आप खुद अपने तरीके से कोई कर सकते हैं। जितने जॉइंट की जितनी मूवमेंट हो सकती है करनी है। थियरी क्या है, जितने जॉइंट को जितने तरीके से मूवमेंट कर सकते हो करना चाहिए। जैसे इस जॉइंट को जितने तरीके से मूवमेंट कर सकते हो, इसको जितने तरीके से आपको करना है। जैसे हाथ को ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, हाथ को करना है ऐसे ऐसे, हाथ को ऐसे करना है, ऊपर नीचे करना है, गोल गोल घुमाना है, ऐसे भी करना है। सब ऑल मोमेंट जोड़ दो अंदर। जितनी मोमेंट आपको आती है, जितनी बुद्धि उपयोग कर सकते हो करते जाइए। रोज करने से रोज नई मोमेंट ढूंढ पाओगे। हर जोड़ की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, करो। सिंपल थियरी। फिर इस तरह पैर को आगे पीछे खींचना, उंगलियों को मूवमेंट करना, पैर को घुमाना, एंकल को। अभी बैठकर एक पैर खींचो, सीधा करो, दूसरा पैर रखो। एक एक पैर बताइए, खींचिए, ऐसे करो, एकदम टच करो दूसरे पैर के सपोर्ट से। फिर सीधा करो, फिर खींचो, फिर सीधा करो।
आवाज नहीं आनी चाहिए, हाँ? पैर वो जमीन की आवाज नहीं आनी चाहिए, नीचे वाले आ जाएंगे। अभी हाथ ऐसे रख के बैठो भरत भाई, ऐसे हाथ रखो, ऐसे, हाँ। अभी उठाइए शरीर को, एड़ी रहने दो, उठाइए नीचे करिए, उठाइए बॉडी को जितना हो सके ऊपर और ऊपर। हाँ, गर्दन पीछे झुका लो, घुटने से मोड़ लो, घुटने से मोड़ के आगे जाने दीजिए, घुटना वहीं होना चाहिए। उठाइए, घुटना भी मोड़ के आगे आइए, हाँ, और आगे आइए, पैर नहीं हटना चाहिए अपनी जगह से, और वापस रिवर्स आना है, जमीन पे वापस ऊपर आना है। नहीं गड़बड़ करते हो, पैर सीधा करो। हाँ अभी चलो, उठाइए बॉडी और उठाइए, घुटना आगे लाइए, वो पोजीशन नहीं बदलनी चाहिए पैर की। फिर वापस आइए, हाँ यस, वो पोजीशन दोनों हाथ और पैर की अपनी जगह फिक्स है। बॉडी की जो मूवमेंट हो सकती है करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, और ऊपर उठाना है बॉडी को, ऊपर भी उठाना है, हाँ यस यस यस, बराबर, वेरी गुड, यस यस, हाँ चलेगा, जितना मूवमेंट, अपनी हाथ और पैर की जगह बदलनी नहीं चाहिए। देखिए एक हिस्सा कंप्लीट हुआ, जॉइंट मूवमेंट एंड मसल टोनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। सेकंड प्रिंसिपल है 5 तत्व और स्नायु का संबंध है। अभी ओनली स्नायु मूवमेंट, मसल्स मूवमेंट ओनली, जिसके थ्रू शरीर के 5 तत्व काबू में आएंगे। अगर ये टेक्निक को आप घूमते फिरते, उठते बैठते सोते कभी भी कर सकते हैं, अगर करेंगे तो आपके शरीर में इतनी बल आ जाएगी, इतनी ताकत आ जाएगी, इतने स्वस्थ हो जाओगे कि आपके नाखून में भी रोग नहीं रहेगा। बड़े ध्यान से सीखने वाली चीज़ है। उसमें आकाश तत्व के लिए ये करना है। देखिए यहाँ ये आकाश तत्व के लिए है, करिए। देखिए यहाँ सारे कंप्यूटर के वायर दिखेंगे, देखो ध्यान दो, इधर दिख रहा है, कंप्यूटर के सारे वायर दिख रहे हैं। कुछ भी नहीं करना है, नो ब्रीदिंग, नथिंग। ब्रेन तो कंप्यूटर है, ये सब नसें दिखेगी, वायर ही है ना उसके। नो ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग। ट्रेन में भी कर सकते हैं, क्या डिफिकल्टी है? कोई प्रॉब्लम है क्या? कर सकते हैं ना ट्रेन में, बिल्कुल कर सकते हैं। ये ब्रेन के ऑर्डर से होता है, इसको ब्रेन के ऑर्डर से इसको थोड़ा मूवमेंट दोगे तो इसके मूवमेंट से ब्रेन के वो सेल जो इसको ऑर्डर देते वो और स्ट्रांग बनेंगे, तो थोड़े दिन बाद स्ट्रांग ऑर्डर आएगा। ये चलते रहेगा आपस में खेल, ब्रेन का और इसका, और धीरे धीरे ब्रेन पूरा ऑर्डर इसको दे पाएगा। ये प्रैक्टिस का काम है, एक दिन में नहीं होता है, अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास के लिए क्या है, याद रखना पड़ता है। किसी के घर गए तो भी करो, प्रॉब्लम क्या है? सब लोग देखने लगेंगे। हाँ तो देखने दो ना, पूछेंगे तो बताने का, पूछेंगे कुछ बीमारी है क्या आपको गले की? वैसे ही बोलेगा। ये कैसे होता है, इसका एक सीक्रेट मंत्र है, इसका एक मंत्र है सीक्रेट। वो मंत्र जिस दिन आएगा उस दिन आप, ये अपने आप होता है, मंत्र बोलोगे अंदर अपने आप ये मोमेंट होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रैक्टिस का काम है, कोई मंत्र नहीं है। इससे क्या होता है, इससे होता है आकाश तत्व का बैलेंस। इससे क्या होगा, आकाश तत्व के बैलेंस से लीवर और गॉल ब्लैडर ठीक काम करेगा। लीवर एंड गॉल ब्लैडर ठीक काम करने से जो जो खाली जगह है वो बरोबर रहेगी, आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज नहीं होगा।
खाना बरोबर पचेगा, जो जो क्रियाएं अंदर होनी चाहिए बरोबर होनी शुरू होगी, पूरे बॉडी में सर्कुलेशन ठीक होगा। मैजिक है ये, जादू है ये, आकाश तत्व। इसके ऊपर 1 घंटा में लेक्चर दे सकता हूँ। आकाश तत्व क्या होता है, कितनी बीमारियाँ ठीक होती है आकाश तत्व से। यहाँ पे ऑलरेडी लेक्चर दिए हुए हमने, एक एक तत्व पे 1.5 घंटे के लेक्चर हुए हैं, पुराने लोगों ने सुने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट, अभी है वायु तत्व। वायु तत्व के लिए यहाँ के जो स्नायु को मूवमेंट करने से छाती के स्नायु की भी मूवमेंट होगी, यहाँ के स्नायु की मूवमेंट। यहाँ के स्नायु, यहाँ करने पे फिर दर्द होता है थोड़ी सी देर में। करिए, ये देखो यहाँ दर्द होगा, यहाँ पर यह है वायु तत्व। गैस होती है तो क्या होता है पता है आपको? गैस क्या है? वायु है। ये हिस्सा आपका टाइट हो जाता है। लोग कहते हैं ना गैस हो गया है, गैस हो गया, क्या हो गया? ये हिस्सा टाइट हो रहा है, खाना खाया गैस हो गया। क्या है? यही है वायु का हिस्सा। इसको टोन करोगे वायु तत्व काबू में आ जाएगा। सिंपल। भरत भाई शर्ट निकाल के बताइए। दिखता नहीं है। हाँ, ये हिस्से पे जोर पड़ रहा है, खाली पसलियों के बीच का। देखो श्वास की कोई क्रिया नहीं है इसमें, ओनली मसल। श्वास का कुछ नहीं है इसमें। स्नायु। चलिए अग्नि तत्व के लिए नाभि का हिस्सा खींचो अंदर और बाहर निकालो। नाभि का हिस्सा ट्रेन में कर सकते कि नहीं? ये कर सकते, कहीं भी कर सकते। करना क्या है? अरे लोग सोचेंगे ठीक है गाना गा रहे हैं, म्यूजिक कर रहे हैं। हाँ, वो गाना सुनते म्यूजिक वाले वो ऐसे ही करते रहते हैं। आगे भागेंगे। वो म्यूजिक सुनने वाले भी थोड़े हिलते ही रहते हैं ना। आप थोड़े अलग ढंग से हिलो, बढ़िया है। अग्नि तत्व के लिए नाभि के हिस्से का सेंटर से खींचो, बाहर निकालो पेट को। बाहर की ओर नहीं खींचना है, नहीं तो पेट इतना बड़ा हो जाएगा। देखो ये फायदा क्या होता है इससे? पेट अंदर जाएगा, क्योंकि पेट को पानी पीते हो पेट पे बाहर जोर पड़ता है, खाना खाते हो बाहर जोर पड़ता है, आप बैठते हो पेट को बाहर जोर पड़ता है। कभी भी आप पेट को अंदर नहीं खींचते हैं तो कैसे वो अंदर रहेगा? बाहर ही आएगा ना। इसलिए प्रैक्टिस करो, पेट आपका बैलेंस में आ जाएगा। अभी जल तत्व के लिए नाभि के नीचे वाले स्नायु को टोन करना है। नीचे वाले स्नायु, नाभि के नीचे, लोअर एब्डोमेन कहेंगे उसको। नाभि के नीचे वाले स्नायु, नाभि के नीचे वाला स्नायु से जल तत्व जो बैलेंस में आएगा, जल तत्व आपका काया पलट हो जाएगा। घूमते फिरते उठते बैठते करते रहो, आपकी पर्सनालिटी बदल जाएगी, आपकी हेल्थ सुधर जाएगी। कुछ करना नहीं है, ट्रेन में ही करना है, बस में करना है, जहाँ बैठे वहाँ करो। खड़े खड़े हो सकता है ये सब, बैठे बैठे हो सकता है, लेटे लेटे हो सकता है कि नहीं? बैठे बैठे, खड़े खड़े, लेटे लेटे, सिंपल। चलिए पृथ्वी तत्व के लिए एनस को खींचो छोड़ो, एनस को खींचो छोड़ो, एनस को। पृथ्वी तत्व के लिए एनस को खींचने का छोड़ने का, खींचने का छोड़ने का, एनस करो। बहुत मुश्किल है 5 तत्व वाला काम, थोड़ा बहुत मुश्किल। अश्विनी मुद्रा तो नहीं है? वही है। हाँ, वही है। अभी टेक्निकल नाम क्यों देने का, ज्यादा मुसीबत खड़ी होगी फिर। ये गुदाद्वार को खींचना छोड़ना, उसको अश्विनी मुद्रा भी कहते हैं। अश्व यानी घोड़ा। घोड़े की टांग है ना, टांग बहुत बलवान होती है। दुनिया में एकमात्र प्राणी है घोड़ा, खड़े खड़े सो सकता है। घोड़ा है ना, उसका गुदाद्वार देखिए ऐसे ऐसे होते ही रहता है, इसलिए उसकी टांग में बहुत ताकत है। किसके पैर कमजोर है, घुटने में तकलीफ है, ये करते रहेंगे ना पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का काम है हड्डी और स्नायुओं को बलवान बनाना, यानी कि आप एकदम बलवान हो जाएंगे। कुछ लोग ऑलरेडी मास्टर है, ट्रेन में खड़े खड़े सो जाते भीड़ में।
क्योंकि बाजू वाले संभालते हैं ना इतनी भीड़ में, उनका पृथ्वी तत्व बराबर है। अभी कोई डाउट है? खाना खाने के कितने समय बाद कर सकते हैं? खाना खाने के बरोबर 1.25 घंटे बाद कर सकते। स्टमक की क्रिया पूरी हो जाएगी, पाचन क्रिया, उसके बाद कर सकते। और खाना थोड़ा समझदारी से खाइए। देखिए फूड का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप वही हो जो आप खाते हो। सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली 4 चीज़ मैं आपको लिखा देता हूँ और 1-2 प्रिंसिपल समझा देता हूँ, थोड़ा समझ जाएंगे तो बहुत कुछ समझ जाएंगे। सबसे नुकसान करने वाली चीज़ है तली हुई। अब तली हुई चीज़ क्या क्या आती है बताना पड़ेगा क्या? केले के वेफर्स, बटाटे के वेफर्स, भजिया, बटाटा वड़ा, समोसा, कचौरी, ये सब तला हुआ, तेल में डुबो के जो बनाया जाता है वो तला हुआ, बराबर। नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा पकाया हुआ खाना, बार बार गर्म करके खाना, यानी बहुत ज़्यादा पकाया, एक बार पकाया फिर गर्म करो, फिर गर्म करो, फिर गर्म करो, बेकार हो जाता है। बार बार गर्म करके खाना या ज़्यादा पका के खाना नुकसान करता है। सिंपल प्रिंसिपल दे रहा हूँ मैं आपको। वाइट शुगर जितनी कम खाओ बढ़िया है, मैदा जितना कम खाओ बढ़िया है। और एक चीज़, डेयरी प्रोडक्ट जितने कम खाओ बढ़िया है। डेयरी प्रोडक्ट में बासुंदी, पेड़े, बर्फी, ये सब कम खाओ बढ़िया है, हल्का हो जाएगा शरीर। आप कहोगे प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? तो भिगोए हुए मूंग, चने रूटीन में खाइए। पहले सिस्टम थी कि फ्राइडे के दिन चना खाना, सैटरडे के दिन उड़द की दाल खाना, मूंग खाना, ये सब वार बने हुए होते थे। गुजरात में मिक्स करके 5 प्रकार की दाल बनाने की रिवाज है, क्योंकि प्रोटीन मिलता है उसमें से, असली प्रोटीन। ज़्यादा प्रोटीन होता है जो स्प्राउटेड होते हैं ना, रूट वाले भिगो के रखे हुए, उसको हाफ कुक करके खाइए, बहुत ताकत होती है उसमें। हाफ कुक यानी खूब पकाने का नहीं, थोड़ा पकाने का, बहुत ताकत होती है। जितना नेचुरल खाओगे बढ़िया है। कम खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, कम खाइए। और वो स्वीट सब, मिल्क की सब स्वीट अवॉइड करिए, खाना नहीं चाहिए। 1 महीना बंद करके देखो, दौड़ोगे। कैल्शियम मिलता है, वो सब खाओगे, दूसरा कैल्शियम बराबर मिलेगा। हर चीज़ में कैल्शियम होता है करीब करीब। नेचुरल जितनी चीज़ कच्ची हो सकते है कच्ची खा लो, इंसान को छोड़ के। जो भी कच्चा खा सकते खा लो। दूधी पता है कच्ची कितनी अच्छी लगती है? कच्ची दूधी खाइए, एसिडिटी खत्म। उससे बढ़िया एसिडिटी का दुनिया में इलाज नहीं है। मैंने कितनों जन को कहा है, कितनों को ये एडवाइस किया है, सब ठीक हो गए। कच्ची दूधी चबा के खा लीजिए। यहाँ एग्जांपल है एसिडिटी के, आपको भी अच्छा है। कच्ची दूधी कैसे ही पीस खा लो ना, छोटे छोटे पीस करके। वो ऐसे करोगे फिर वो काला पड़ जाता है, जूस तुरंत काला पड़ जाता है। बाकी फाइबर भी मिलेगा ना आपको। पूरी दूधी खा जाओगे, कचरा क्यों फेंकने का, वो तो असली चीज़ है। आपको पता है एप्पल मालूम है ना? पूरा एप्पल मेहमान को खिला दो और उसके अंदर जो काले बीज है ना वो आप खा लो। पता है आपको, उसमें बहुत ताकत है। एप्पल को पचाने की ताकत एप्पल के बीज में रखी हुई है। एप्पल के बीज में विटामिन B17 होता है, कभी कैंसर नहीं होगा। B17 कैंसर को क्योर करता है एप्पल के बीज में। आपको पता है आलू आता है ना, वो ड्राई फ्रूट का, उसके अंदर एक छोटी बादाम निकलती है, उसमें बहुत ज़्यादा ताकत है, खानी चाहिए। वो लोग फेंक देते उसको। चापा, वो तो गुठली निकालनी पड़ेगी तोड़ के, पेड़ उगेगा नहीं तो अंदर। एप्पल में देखो बताता हूँ, एप्पल के काले बीज खाने, अंदर वो प्लास्टिक जैसा होता है वो नहीं खाने का। काले दाने अलग है और अंदर वो प्लास्टिक जैसा कचरा होता है वो नहीं खाने का। हाँ, वो काले बीज के अलावा अंदर जो प्लास्टिक जैसा होता है ना वो नहीं खाने का। हाँ, B17, कैंसर ठीक हो जाता है और कैंसर होगा नहीं। जो चीज़ के बीज खा सकते खा लो ना। पपैये के बीज खा सकते, हाँ, जामुन है, हाँ, काले जामुन का। अरे पपैया नहीं, वो बपला होता है ना, हाँ, उसका, पपैया का नहीं।
हाँ, वो भोपला आता है ना बड़ा, उसका बीज खा सकते हैं। जामुन के बीज का अगर आप पाउडर बना के खाओगे ना, डायबिटीज खत्म हो जाता है। जामुन खा लो, गुटली सुखा लो, ग्राइंडर में पाउडर बना लो या कूट के पाउडर बना लो, सिंपल। आम के भी दाम, गुटली के भी दाम, ऐसी बात हो गई। तो इस तरह सिंपल तरीका है, जो नेचुरल खाओगे वो बढ़िया है, हेल्थ सुधरेगी। अगर दोनों बात मिल जाए, जो टेक्निक मैंने सिखाई वो और खाना दोनों मिल जाए, तो गजब का परिवर्तन आ सकता है आपके अंदर, मिरेकल हो, जादू हो जाएगा। बस तो अभी आप प्रैक्टिस शुरू करिए।